सुप्रभात। और आज हम लोग पढ़ेंगे यूनाइटेड नेशन, संयुक्त राष्ट्र संघ। और संयुक्त राष्ट्र संघ को हम लोग 3-4 पार्ट में लेकर चलेंगे क्योंकि बड़ा चैप्टर है। और संयुक्त राष्ट्र की स्थापना से लेकर अभी तक जो भी घटनाक्रम हुए हैं ईयर वाइज, उसको हम लोग ब्रीफली स्टडी करेंगे। तो संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई थी? 24 अक्टूबर 1945 को हुई थी। ये सबको पता। उससे पहले इसका पूर्ववर्ती नाम जो था वो था लीग ऑफ नेशन। और लीग ऑफ नेशन का एक बदला रूप है जिसको हम लोग यूनाइटेड नेशन, संयुक्त राष्ट्र संघ के नाम से जानते हैं। सबसे पहले 25 अप्रैल से लेकर 26 अप्रैल यानी कि 2 दिन, 25 अप्रैल और 26 अप्रैल 1945 को सैन फ्रांसिस्को में बैठक होती है। और उस बैठक में 50 देश शामिल होते हैं और उसमें तय किया जाता है कि लीग ऑफ नेशंस से पीस नहीं बन पा रहा है क्योंकि प्रथम विश्व युद्ध के बाद उसकी स्थापना की गई थी लीग ऑफ नेशन की, लेकिन उसके बाद द्वितीय विश्व युद्ध हो गए। तो इसका मतलब है कि शांति बनाए रखने में असमर्थ, असहाय साबित हो रहा था। तो 50 देश सैन फ्रांसिस्को में मीटिंग करते हैं 25 और 26 अप्रैल। और उसमें तय होता है कि एक नया ऑर्गेनाइजेशन, मजबूत ऑर्गेनाइजेशन बनाया जाए जो दुनिया में वैश्विक शांति ला सके। ठीक है। और इसके कारण ही एक चार्टर बनाया जाता है, एक कानून बनाया जाता है जिसको यूएन चार्टर कहा जाता है। तो सैन फ्रांसिस्को में मीटिंग कब हुई? ये 25 अप्रैल और 25 और 26 अप्रैल 2 दिन के लिए। कितने कंट्री पार्टिसिपेट किए? 50। और एक चार्टर तैयार हुआ और चार्टर में सिग्नेचर होता है 26 जून। तो यूएन चार्टर पे हस्ताक्षर कब हुआ? 26 जून 1945। और फाइनली ऑफिशियली तौर पे 24 अक्टूबर 1945 को संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना की घोषणा कर दी गई। तो ऑफिशियली अनाउंसमेंट 24 अक्टूबर को है, लेकिन उससे पहले चार्टर बन चुका था और प्लान बन चुका था अप्रैल में। तो आपसे पूछेगा कि चार्टर इवेंट का कब बना, तो आपको डेट ये रखना होगा 26 जून। इसकी नींव कहां पड़ी? तो 25 और 6 अप्रैल सैन फ्रांसिस्को के मीटिंग में 50 कंट्रीज थे और ये फाउंडर मेंबर भी थे। ये 50 देश ही फाउंडर मेंबर थे। हालांकि इसमें 50+1 भारत को भी इंक्लूड किया जाता है क्योंकि भारत ने 30 को ज्वाइन कर लिया था। तो वो 30 को भी फाउंडर में काउंट किया जाता है। तो 51 सदस्य जो थे संस्थापक थे। वर्तमान में इसकी संख्या 193 हो चुकी है। कोई डाउट किसी को? नहीं। जब ये बन गया तो हर ऑफिस, हर ऑर्गेनाइजेशन के लिए, एक संस्था के लिए एक हेडक्वार्टर की जरूरत होती है। तो हेडक्वार्टर कहाँ है? तो इसका हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क में। और न्यूयॉर्क में 1945 से काम करना शुरू किया, लेकिन वहां जो ईस्ट रिवर है उसके किनारे एक बड़ा सा बिल्डिंग बनाया गया है। और ऑफिशियल बिल्डिंग कंप्लीट होकर जो ऑफिस वहां पे स्टार्ट हुआ ये होता है 1952। तो न्यूयॉर्क में ऑफिशियली इसका हेडक्वार्टर कब बना? 1952। और वहां के ईस्ट रिवर के साइड पे है और इसको इंटरनेशनल टेरिटरी भी कहा जाता है। तो यूएन के हेडक्वार्टर को क्या कहा जाता है? इंटरनेशनल टेरिटरी। ठीक है। और वहां पे जनरल असेंबली यानी कि महासभा, सिक्योरिटी काउंसिल और सेक्रेटरीट, ये सभी चीजों की वहां पे बैठक होती है। ठीक है। अभी क्लास में है बाबू, 9 बजे क्लास कॉल करते हैं। तो कहने का मतलब है कि जनरल असेंबली, सिक्योरिटी काउंसिल और सेक्रेटरीट न्यूयॉर्क में है। वैसे न्यूयॉर्क में ही मैक्सिमम इसके हेडक्वार्टर्स हैं, लेकिन न्यूयॉर्क के बाहर भी बहुत सारे हेडक्वार्टर्स हैं क्योंकि जब हम लोग यूएन पढ़ेंगे तो इसके पीछे महासभा को 6 अंग जो है उसको पढ़ना है, चाहे वो महासभा हो, सेक्रेटरी काउंसिल हो, इंटरनेशनल न्यायालय जो जस्टिस का है वो डिपार्टमेंट हो वो पढ़ना, बहुत सारी चीजों को पढ़ना है। जितनी राज्य की सब खत्म नहीं हो पाएगा। तो इसके 6 अंग हैं। फिर सब ऑर्डिनेट, सब कमेटियां बहुत सारी हैं। जैसे आप जिनेवा में चले जाओ तो ह्यूमन राइट्स का हेडक्वार्टर जिनेवा में है। फिर WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर जिनेवा में है। आप वियना में चले जाओ तो न्यूक्लियर से रिलेटेड और ड्रग से रिलेटेड, दवा से रिलेटेड
हेडक्वार्टर वियना में है। फिर अगर आप इन्वायरमेंट से रिलेटेड चले जाओ, यानी कि यूएनईपी का हेडक्वार्टर, तो कहाँ है? नैरोबी में है। नैरोबी कहाँ है? केन्या में है। तो दुनिया के अन्य देशों में भी हेडक्वार्टर्स इसके हैं, जो कि हम लोग आगे जब पढ़ेंगे तो पॉइंट वाइज हम लोग उसको क्लियर करेंगे। ठीक है, तो ये तो हो गया, स्थापना का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। स्थापना के समय इसके 5 अस्थायी सदस्य थे, नाम पता ही होगा, ABCRA। और नॉन परमानेंट यानी कि अस्थायी सदस्य, टेम्पररी सदस्य 6 थे, यानी कुल सदस्यों की संख्या 11 थी। ठीक है, स्थापना हो जाता है। उसके बाद सबसे पहला काम होता है 1948 में 10 दिसंबर को UDHR की घोषणा की जाती है, यानी कि यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट की घोषणा की जाती है। कब? 10 दिसंबर 1948 को पेरिस से मानवाधिकार संबंधित घोषणा पत्र की घोषणा की जाती है। लागू नहीं होता है। ठीक है, यहाँ पे कंफ्यूजन है, एक घोषणा एक लागू, दोनों 10 दिसंबर ही है, लेकिन यहाँ पे 48 वाले में कंफ्यूजन होगा। 48 और 68 हो जाएगा। आई थिंक 48 और 68 है ना, हमको याद है 68 के बाद देख लीजिएगा। तो यहाँ पे सिर्फ अनाउंसमेंट हुआ था, लागू नहीं हुआ था। मानवाधिकार के जो रूल्स थे वो अनाउंस किए गए थे पेरिस में दिसंबर ऑफ 10 1948। ठीक है, और इसको बोलते हैं UDHR, यानी कि यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट। 50 में पहली बार किसी भी युद्ध में इन्वॉल्व होता है UN। हालांकि ये इन्वॉल्व भले ही हुआ था, लेकिन वो लड़ यूएसए रहा था। ठीक है, लड़ यूएसए रहा था, यूएन नहीं लड़ रहा था। और हमेशा आगे भी जब खड़ी हुआ तो यही हुआ। तो एक्चुअली क्या है कि कोरिया युद्ध 1950 से 1953 तक चला। नॉर्थ कोरिया वर्सेस साउथ कोरिया। नॉर्थ कोरिया जो था ये कम्युनिस्ट था, और साउथ कोरिया जो था वो कैपिटलिस्ट था। तो नॉर्थ कोरिया को अग्रेसर घोषित कर दिया गया, और साउथ कोरिया के साथ ये लोग चले गए। इसमें अमेरिका, कनाडा सभी लोग लीड करते हैं। तो पहला बार किसी युद्ध में इंटरफेयर करने का मामला 1950 में जाता है, 1950 में जाता है, स्थापना के जस्ट 5 साल बाद। उसके बाद उपनिवेशवाद की समाप्ति घोषणा की। जो गुलाम देश थे ना, वो गुलाम कोई नहीं रहेगा, इसका अनाउंसमेंट किया जाता है 1960 14 दिसंबर। कब किया जाता है? 14 दिसंबर 1960 को उपनिवेशवाद की घोषणा की समाप्ति की घोषणा की जाती है कि अब कोई भी उपनिवेश नहीं रहेगा। और इसको हम लोग एक नए नाम से जानते हैं, जो कभी विज्ञान में आता है, इसे ईयर ऑफ अफ्रीका कहा जाता है। उपनिवेशवाद की समाप्ति की जो घोषणा हुई है, इसे ईयर ऑफ अफ्रीका कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि 17 अफ्रीकी देश स्वतंत्र हुए। इस घोषणा के बाद 17 अफ्रीकी देश स्वतंत्र हुए, यानी कि 60 तक 17 अफ्रीकी देश गुलाम थे। हाँ, तो 17 अफ्रीकी देश एक साथ स्वतंत्र हुए, इसीलिए इसको ईयर ऑफ अफ्रीका कहा जाता है। और ये यूएन का रिजोल्यूशन नंबर 1514 था, 1514 रिजोल्यूशन नंबर के तहत ये घोषणा किया गया कि उपनिवेशवाद की समाप्ति की जाती, क्या करने की घोषणा की जाती। तो आपको हम रिजोल्यूशन नंबर बताते रहे हैं कि किस रिजोल्यूशन के द्वारा ये घोषणा की गई। तो ये था 1514, और इसे ईयर ऑफ अफ्रीका कहा जाता है क्योंकि 17 अफ्रीकी देश एक साथ स्वतंत्र। तो ये भी क्लियर हो गया होगा। उसके बाद सुरक्षा परिषद का विस्तार। आपको मैंने बताया कि मेंबर्स कितने थे, तो 5 और 6, परमानेंट मेंबर 5 थे और टेम्पररी मेंबर 6 थे। तो एक प्रपोजल आया कि भाई कंट्रीज बढ़ रहे हैं तो मेंबर भी बढ़ने चाहिए। तो प्रपोजल आया कि 13 मेंबर का डिमांड किया गया, और 13 मेंबर का डिमांड किया गया, लेकिन जब मीटिंग में डिस्कस हुआ तो 15 पे सहमति बनी, और 5 परमानेंट जो थे वही रह गए, नॉन परमानेंट जो है वो 10 हो गए। और ये था यूएन चार्टर अमेंडमेंट 1965 के नाम से जाना जाता है। तो पूछा है कि यूएन चार्टर अमेंडमेंट 1965 क्या है, तो वहां पे सदस्यों की संख्या बढ़ाई गई। या फिर सदस्यों की संख्या किस अमेंडमेंट के तहत बढ़ाई गई? यूएन चार्टर अमेंडमेंट 1965। ठीक, उसके बाद चीन को अस्थायी सदस्य मिलती है 1971 में। अब बोले जाएगा चीन तो ABCRA 1945 से ही था, तो फिर आप 1971 क्यों बोल रहे हैं? यहाँ पे कंट्रडिक्शन है, बहुत बड़ा कंफ्यूजन है। चीन 2 ठो है और दोनों अपने आप को चीन मानता है।
एक चीन है ROC रिपब्लिक और एक है PRC। ROC मतलब रिपब्लिक ऑफ चाइना, जो 1912 में वहां पे जिसकी सरकार थी 1912 से। करंट टाइम में उसको आप ताइवान समझ सकते हो। करंट टाइम में वो ओरिजिनल नाम ताइवान है, लेकिन वो भी उसको चीन ही मानता है। तो 1912 में सरकार बना चीन में और 1945 में यूएन बना और उसी सरकार 1949 तक रही। तो जाहिर सी बात है कि उस समय जिसका सरकार था वही चाइना में उसके पार्ट हुआ। तो उस समय जो फाउंडर यूएन था उसका परमानेंट मेंबर करंट का चीन नहीं है, उस समय का चीन यानी कि आज का ताइवान था परमानेंट मेंबर। 1945 में जो APCRA की बात हम लोग करते हैं तो वहां पर सी मतलब चाइना था जरूर, लेकिन अगर करंट टाइम में चाइना की बात की जाए तो वो चाइना आज के टाइम में ताइवान है। तो ताइवान मेंबर था। 1971 में होता है कि भाई चीन को मेंबर मिलनी चाहिए। हालांकि रूस जो है हमेशा सपोर्टर रहा है कि ताइवान ही मेंबर रहे, चीन को नहीं चाहता, इसीलिए कई बार वीटो पावर खेल भी हुआ। तो 1949 में क्या होता है कि सरकार बदलती है। सरकार कैसे बदलती है? तो माओ जेदांग द्वारा वहां पे सत्ता का कब्जा कर लिया जाता है। जो चीन का मेन लैंड है, मुख्य भूमि है, वहां पे अभी कम्युनिस्ट की सरकार है, जिसको स्थापित साम्यवादी सरकार है, जिसको स्थापित किया था माओ जेदांग ने। ठीक है, तो इसको बोलते हैं पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना, करंट वाले चीन को। Yes. और पुराने वाले चीन को बोलते थे रिपब्लिक ऑफ चाइना। ठीक है, तो यूएन का ओरिजिनल मेंबर, फाउंडर मेंबर और यूएन सिक्योरिटी काउंसिल का अस्थायी सदस्य जो था वो रिपब्लिक ऑफ चाइना था, यानी कि ताइवान था, न कि चीन था। 1971 में चीन बना, ताइवान को रिप्लेस कर। कैसे? पूरी कहानी समझिए। 1949 में होता है चाइना में सिविल वार, गृह युद्ध आपस में। ठीक है, और माओ जेदांग इस युद्ध को जीत जाता है और PRC बनता है, यानी कि पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना का निर्माण होता है। वहां पर साम्यवादी चाइना सरकार का गठन होता है। और ये जो रिपब्लिक ऑफ चाइना था ये हार जाता है और उस समय जो युद्ध लड़ रहे थे चियांग काई शेक, ये हार के ताइवान भाग जाते हैं। तो 1914 में ROC जो है ये आगा मेनलैंड हो जाता है, चला जाता है ताइवान। तो दोनों खुद को असली चीन मानते हैं। ROC भी कहता है कि चीन हम है और PRC भी कहता है कि चीन हम है। तो 1945 से लेकर 1971 तक ROC रहा है यूएन सिक्योरिटी काउंसिल का परमानेंट मेंबर और 1971 से अभी तक PRC है सिक्योरिटी काउंसिल का परमानेंट। मेंबर। तो स्टार्टिंग में जाहिर सी बात है कि ताइवान ही यूएन को रिप्रेजेंट कर रहा था, चाइना को रिप्रेजेंट कर रहा था ना यूएन। चाइना को रिप्रेजेंट कर रहा था, यूएन में परमानेंट मेंबर वही था। तो यूएन जनरल असेंबली रिजोल्यूशन 2758, तो यूएन का जो जनरल असेंबली है, महासभा है, उसमें एक रिजोल्यूशन लिया जाता है, रिजोल्यूशन संख्या 2758, और उसके तहत PRC को एंट्री मिलती है, वो अस्थायी मेंबर हो जाता है और ROC को निकाल दिया जाता है। तो PRC जो है उसका सीट अस्थायी हो जाता है UNSC में, यूनाइटेड नेशन का सिक्योरिटी काउंसिल में परमानेंट सीट उसको मिल जाता है। तो ये कहानी थी इसकी। आपको जाओ नहीं। तो चाइना में एक कंफ्यूजन है, चाइना दो है, मतलब स्टार्टिंग का अलग है, बाद का अलग। तो ताइवान भी तो चाइना से ही निकला ना, क्योंकि उस टाइम पे मतलब एक ही पार्ट का था जब ताइवान चाइना से नहीं निकला, ताइवान से चाइना निकला है। हाँ। ताइवान का कब्जा था चाइना में, अच्छा ताइवान से चाइना निकला है। चाइना में सिविल वार हुआ ना, तो चाइना में सिविल वार का लीड कर रहे थे ये माओ जेदांग, और ये जीत जाते हैं जो ताइवान वाला जेदांग का स्टेट से, और वो ताइवान भाग जाता वापस। कोई कंफ्यूजन? उसके बाद 1988 में यूएन पीस कीपिंग फोर्स जो है उसको नोबेल मिलता है। यूएन को नहीं मिलता है, यूएन की जो सेना थी
जिसको पीस कीपिंग फोर्स या ब्लू हेलमेट्स आर्मी कहा जाता है, उसको नोबेल अवार्ड मिलता है शांति के लिए, क्योंकि उन्होंने इंटरफेयर करके लेबनान, सैकन, कॉन्गो जैसे बहुत जगहों पे सीज फायर करवाया और उसको रुकवाने में मदद की और शांति स्थापित की। तो इसको ब्लू हेलमेट्स के नाम से भी जाना जाता है। तो ब्लू हेलमेट का मतलब पीस कीपिंग फर्स्ट फॉर। ब्लू हेलमेट वाले जो सेना थे उसका मतलब होता है शांति के लिए लाए गए सेना, नेशन का था, और इसको नोबेल मिला 1988। कोई कंफ्यूजन? नहीं उसके बाद खाड़ी युद्ध में इंटरफेयर, प्रथम खाड़ी फर्स्ट गल्फ वार में, जिसमें 34 इसके यूएन ने इंटरफेयर किया। उसके बाद लगभग 34 देश शामिल हुए, 7 लाख से अधिक सेना पार्टिसिपेट किए। यस, जिसको कंप्यूटर वार, वीडियो गेम वार, लाइव टेलीकास्ट, बहुत प्रथम खाड़ी युद्ध। फर्स्ट गल्फ वार, बहुत सारे नामों से जाना गया। तो इसमें एंट्री होती है और इसी को जॉर्ज डब्ल्यू बुश ने कहा था कि क्या कहा था, नई दुनिया, नई हाँ? आर्थिक व्यवस्था की शुरुआत। नई आर्थिक व्यवस्था की शुरुआत हुई थी, लेकिन इसको नई आर्थिक व्यवस्था नहीं कहा। युद्ध में नई आर्थिक व्यवस्था नहीं, नई दुनिया की शुरुआत, नई दुनिया से कहा, ये नया दुनिया। उसके बाद 85वीं वर्षगांठ मनाता है, 95 में 45 से 50 साल पूरा हो गया तो 50 ईयर मनाता है। उसके बाद 2015 यानी कि 2000 से लेकर 2015 तक के लिए एक प्रोग्राम आता है, मिलेनियम डेवलपमेंट गोल MDG। ये आता कब है? 2000 में, और इसको पूरा करने का लक्ष्य होता है 2015 में। मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स, और इसमें गोल्स कितने होते हैं? 8 गोल कौन कौन होता है? पहला गोल होता है गरीबी खत्म करना पूरी दुनिया से। दूसरा गोल होता है पूरी दुनिया में प्राथमिक शिक्षा को मजबूत करना। तीसरा गोल होता है जेंडर इक्वालिटी, लैंगिक समानता। चौथा गोल होता है बाल मृत्यु कम करना। पांचवा मातृत्व स्वास्थ्य में सुधार। छठा बीमारियों से लड़ाई, जैसे HIV हो गया, एड्स हो गया, मलेरिया हो गया, पोलियो हो गया, बहुत सारी छोटी छोटी बीमारियां थी जो पूरी दुनिया में फैलती थी। आप लोग को शायद याद भी होगा कि बचपन में 5 साल के बच्चों को पोलियो पिलाया जाता था। तो 2015 के पहले की घटना है। अब एगो दवाई खिलाता है, अभी भी चिंगम टाइप का मिलता है स्कूल में, चिंग चबा के खा जाता हाँ। है, बड़का बड़का। फिर पर्यावरण संरक्षण, ग्लोबल वार्मिंग से रिलेटेड थी, और वैश्विक साझेदारी, यानी कि जो डेवलप्ड कंट्री है और जो डेवलपमेंट कंट्री है दोनों मिलकर काम। फिर 8 गोल पे प्लान बना और उसका लक्ष्य रखा गया 2015 तक पूरा कर देना। ठीक है। उसके बाद ह्यूमन राइट्स काउंसिल की स्थापना होती है 2005। मानवाधिकार आयोग की स्थापना होती है 2005 में यूएन के द्वारा, और इसका हेडक्वार्टर जिनेवा है, मैंने बताया। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, पहले क्या था? मिलेनियम डेवलपमेंट गोल। इसका नेक्स्ट पार्ट आता है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, सतत विकास, MDGs 2015, और ये लक्ष्य 2030 तक पूरा करना है, और इसमें गोल 17 रखे गए हैं। देशों वाले को गोल नंबर 5 पढ़ना था इसमें, तो इसमें 17 गोल रखे गए हैं। उसके बाद कोविड, तो आप लोग सब कुछ जीता जागता गवाह है कि कोविड के लिए भी हमने जो कर किया यही है, नहीं किया है तो नहीं कर सकते हैं। और 2022-25 का जो टारगेट था वो था जलवायु परिवर्तन पर कंट्रोल करना, उसके लिए इवन का जो FCC ऑर्गेनाइजेशन है वो वर्क कर रहा है। फिर AI गवर्नेंस पे काम करना, आजकल तो AI का जमाना है ना, तो उसके लिए यूनेस्को का AI एथिक्स और ITO काम कर रहा है कि कहीं भी उसका मिसयूज या इस टाइप का काम ना हो और उसका अच्छे से अच्छा यूज हो सके, उस पर वर्क चल रहा है। और शांति मिशन तो कंटिन्यू चल रही है। तो अगली क्लास में पढ़ेंगे थे अंग, इसके अंग में कौन कौन है। फिर पढ़ेंगे कि अब तक अंतरराष्ट्रीय न्यायालय में कौन कौन से भारतीय न्यायाधीश के पद पर विराजमान हुए हैं। अब अगले कक्षा में पढ़ेंगे कि अब तक कौन कौन महासभा का महासचिव यानी कि जनरल सेक्रेटरी रहा है, और उसके बाद पढ़ेंगे कि इसके अंडर सब पार्ट कौन कौन से। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अगले वीडियो को नोटिफिकेशन के सब्सक्राइब जरूर करें। बाय बाय।